सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम फिज़िक्स को लेकर के डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स में आपको कैसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए ताकि आप अपना जो सिलेबस है विद इन 25 डेज़ अच्छे से कंप्लीट कर सकें और उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और साथ ही में जिसने भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी। ओके, सो हम फिज़िक्स की बात करते हैं। जो सिलेबस होता है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपको सबसे पहले सिलेबस जानना ज़रूरी होता है कि आपके सिलेबस में कौन से चैप्टर हैं और उनको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको सिलेबस भी देख लेते हैं और साथ में मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको इसको कवर करना है। सो प्लीज़ वेट अ मिनट। सो ये रहा आपका जो कंटेंट है वो। अब फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है तो ये जो चैप्टर है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। इस चैप्टर में इजी क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है, या फिर जो फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर इसका जो एप्सिलॉन नोट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके RHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में। गोज़ लॉ क्या होता है या फिर एप्लीकेशन ऑफ गोज़ लॉ क्या होती है, तो ये पूरा चैप्टर आप एक बार थोरोली पढ़ लेना। आपको इसकी NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या पढ़ के लेके जाना है, ओनली ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो, और साथ में इसकी थ्योरी पढ़ लेना। आप थोड़ी थ्योरी का मतलब ये नहीं कि पूरी NCERT पढ़ लो, जो आपके पास नोट्स हैं जहाँ से भी आपने इस चैप्टर को कभी ना कभी पढ़ा होगा बस वहाँ से आप उसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ लो। कॉलम्स लो किस पर बेस्ड है, फोर्स इज़ इक्वल टू क्या होता है, F इज़ इक्वल टू, और डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं ना फोर्स के, वो भी, और जो फोर्स है उसकी SI यूनिट, ठीक है, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू। इस टाइप से इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है, तो ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना। फर्स्ट चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखा जाए तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो सब पढ़ के लेके जाने हैं आपको। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि आप छोड़ दो, क्योंकि हर चैप्टर अपनी अलग वेटेज रखता है। जैसे कि अगर इसमें 14 चैप्टर हैं तो 34 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग किसी ना किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर दूसरे चैप्टर की बात अगर हम करते हैं तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक बात मैं आपको और कह दूं, जो बच्चे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और साथ में अपनी हिंदी मीडियम की बुक निकाल कर साथ साथ में अपने जो पॉइंट्स हैं उसको कवर कर सकते हैं, और मेरे साथ में आप लोग भी अपनी जो बुक है उसको निकाल के साथ ही साथ में मार्क करते रहिए, और जो पढ़ना है वो आप उसमें लिखते रहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है, उसमें कैपेसिटेंस जो है सीरीज़ में क्या होता है उसका फॉर्मूला, या फिर उसके ऊपर कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 कैपेसिटेंस दे होंगे तो सीरीज़ में निकालना होगा, इजी आता है। कैपेसिटेंस पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। डाइलेक्ट्रिक्स पे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला इम्पोर्टेंट है। C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, आई थिंक यही इसका फॉर्मूला होता है, मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है इसे। सो ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी स्टोर्ड जो लास्ट टॉपिक दिखा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये भी पढ़ के लेके जाना, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया है, आप जैसे अपनी NCERT है उसमें आपको चैप्टर नहीं पढ़ना। ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब मैं बताती हूँ आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है। फिर अभी हम एक चैप्टर निकाल के उसको डिस्कस करते हैं, बाकी सभी चैप्टर्स में आपको वैसे ही पढ़ के लेके जाना है। ठीक है, सो वेट अ मिनट।
सो जैसे ये आपका चैप्टर है, इसमें आप जैसे चैप्टर में जो भी फॉर्मूले होते हैं उसको पढ़ लेना, जैसे ई इज़ इक्वल टू 1/4πε0, ये इसका फॉर्मूला है। साथ ही में Q1/r², और जो आर कैप इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ऐसे पढ़ के लेके जाना है। साथ ही साथ में इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको पढ़ के लेके जाना है। मैं बता देती हूँ कहाँ पर है इसमें पॉइंट। ये डायग्राम देख लेना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज के लिए कैसे जाती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज की कैसे होती है, ये सब देख लेना, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपको क्या और अच्छे से कवर करके जाना, जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है समरी। ये जो समरी है ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है हर चैप्टर की, ठीक है। ऑल चैप्टर, मैं बार बार बोल रही हूँ ऑल चैप्टर, क्योंकि नीट में भी इम्पोर्टेंट रहती है। साथ साथ में RUHS जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं हैं, डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको इजी सी कोई भी कंसेप्ट लगाकर क्वेश्चन करना होता है। तो ये आपको पढ़ के लेके जाना है, ठीक है। समरी इसकी पूरी पढ़ लेना, इस चैप्टर की नहीं, बाकी सभी चैप्टर की समरी आपको कंप्लीट करनी है। मैं आपको बता रही हूँ समरी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साथ में इसमें फॉर्मूले भी लिखे होंगे, वो भी आप देख लेना, ठीक है। और लास्ट में ये जो लिखा होता है ना, एक हर चैप्टर में आपको ये टेबल मिलेगी, ये टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको भी लिख के दे रही हूँ, कोई ना कोई एक चैप्टर ऐसा ज़रूर होगा जिससे फिजिकल क्वांटिटी दी होगी, सिंबल्स होते हैं, डायमेंशन पूछ लेगा, ठीक है, या फिर फॉर्मूला भी पूछ सकता है, या फिर ऐसा यूनिट भी पूछ सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये पढ़ के ही जाना है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। उसके बाद है पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये भी आपको पढ़ के लेके जाना है। हर चैप्टर के पॉइंट्स टू पॉन्डर भी आपको कवर करके लेके जाने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। NCERT पूरी रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट की समरी पढ़ना, ऐसा यूनिट्स देखना, निकाल के उनको देखना रफ नोटबुक में, और साथ में पॉइंट्स टू पॉन्डर को रिमेंबर कर लेना। बस हर चैप्टर में आपको यही काम करना है, ठीक है। पॉइंट्स टू पॉन्डर सभी आपको पढ़ के लेके जाना है अच्छे से। एक्सरसाइज करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं, या फिर इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की जो है वैल्यू क्या होती है, उस पर चार्ज क्या होता है, उसका मास क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं आते, ऐसा यूनिट पूछ लेते हैं। सो ये तो हो गया आपका, मैंने बता दिया चैप्टर कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आगे भी आपको इसी टाइप से कवर करना, चाहे सेकंड चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, जो जिसकी NCERT पढ़नी है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। रुको, वेट अ मिनट। सो जो अब थर्ड चैप्टर है हमारा, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छे से कंप्लीट करके ही लेके जाना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आपको चैप्टर बताए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो है फोर्थ चैप्टर भी, ये चारों चैप्टर अच्छे से करके लेके जाना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं ये सब कवर कर लेना बस, उसके एक्स्ट्रा में कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओम्स लॉ की लिमिटेशन आ सकती है, ओम्स लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल, ये भी पूछा जा सकता है। और सेल क्या होता है, इसके फॉर्मूले, EMF, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में इसमें आपको एक थियोरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, थियोरेटिकल। तो ये बस आपको ये पढ़ के जाना है इसमें। और जो मैग्नेटिज्म है ये वाला चैप्टर, ये मोस्टली जो बायोट-सैवरेट लॉ है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये बायोट-सैवरेट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, एम्पियर सर्कुलर लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज है वो ऐसे मूव करता है, तो ये आपको पढ़ के लेके जाना है, ठीक है। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर पढ़ के लेके जाना है। तो ये फोर्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फिफ्थ चैप्टर में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट चार जो चैप्टर हैं
फर्स्ट 4 चैप्टर जो आपकी एनसीईआरटी में है उसकी आपको समरी पढ़नी है, पॉइंट टू पॉइंटर पढ़ने हैं, एसआई यूनिट्स वाला सब पढ़ना है। और जो आपके नोट्स हैं या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ से आपको फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेने हैं, सभी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना है, बस एनसीईआरटी को रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट 4 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ पहले 4 चैप्टर को स्किप बिल्कुल भी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये भी क्वेश्चन आता है, एसी जनरेटर में आ सकता है क्वेश्चन, या फिर लेंज लो क्या होता है, ये सब आपको इसमें अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने एग्ज़ाम दिया था इसमें से क्वेश्चन आया था। तो ये लास्ट ईयर हाँ, तो ये इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ना अल्टरनेटिंग करंट, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले याद कर लेना बस आप, फॉर्मूले, और उसको मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर जो अल्टरनेटिंग करंट होता है एलसीआर, ठीक है, ये सब आपको पढ़ के लेके जाना है। इंडक्टर और कैपेसिटर, इसके फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट वाला, फॉर्मूला पढ़ के जाना, अच्छे से आप कवर कर लोगे। या फिर इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर थ्योरी का देखें तो ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है, तो ये देख लेना आप। उसके बाद जो ईएम वेव है, या तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे पूछ सकते हैं यूवी रेज और ये जितनी भी रेडिएशन वाली जो वेव्स हैं उनकी वेव लेंथ वगैरह के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी को ये चैप्टर नहीं आता तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड एनसीईआरटी को देखते हैं। अब है आपका चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, साथ ही में है आपके वेव ऑप्टिक्स। तो अगर इन पे हम डिस्कशन करें तो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स के, ठीक है। इसमें ना लेंस का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, मिरर का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है, साथ ही साथ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रिज्म के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं। या तो फॉर्मूला पूछा जाएगा या कोई भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा, वो बताना होगा किस पर बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स तो पक्का क्वेश्चन आएगा, इसमें से हाइजेन्स प्रिंसिपल्स पूछा जा सकता है, डायफ्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो किस पर बेस्ड है, और क्या क्या इसमें यंग्स एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डी की वैल्यू क्या होती है, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के लेके जाना है। ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ दोनों ही पढ़ लेना, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, बस जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा, 12th में जो फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ो, उसके जो भी मैकेनिज़्म है वो पढ़ लो थोड़ा, साथ में थ्योरी जो आपको नोट्स में लिखवाई है वो सब पढ़ लो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता। उसके बाद है जैसे चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर, और उसके बाद है 12th चैप्टर एटम्स न्यूक्लियाई, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ड्यूअल नेचर ही है इनमें, ठीक है। जो ड्यूअल नेचर चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी लाइट, या फिर P = इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आ सकता है, वेव नेचर किसने बताया था, इसका पार्टिकल नेचर किसने बताया था, ये सब क्वेश्चन इजी वे में आपको पढ़ के ही जाने हैं, और ड्यूअल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे सभी चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, पर कुछ चैप्टर थे जो मैंने कहा था वेव वाला आप स्किप कर सकते हो, इतना उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। वैसे क्या है 34 क्वेश्चन अगर आप देख दो एग्ज़ाम में, अगर 34 क्वेश्चन या 33 क्वेश्चन आते हैं फिज़िक्स के, ठीक है, तो यार आप देख सकते हो आपके टोटल चैप्टर 14 है, तो चांसेस तो यही है ना कि हर चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं वेव ऑप्टिक्स हैं, इन्हीं चैप्टर्स से क्या है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। फिर जो एटम वाला चैप्टर है ज़्यादा जिसमें क्वेश्चन नहीं आएगा,
ये जो बोर मॉडल है या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, इसके थोड़े फॉर्मूले आप याद कर लेना और थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेना। उसके बाद आता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई पे क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियो एक्टिविटी डिके क्या होता है, मास, एटॉमिक मास क्या होगा, न्यूक्लियाई जो होता है उसका फॉर्मूला N=N0, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी ये थोड़ा पढ़ लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटम अगर ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल सकता है, लेकिन इसको स्किप मत करना। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा, इसलिए आपको सभी जो कंडक्टर होते हैं वो पढ़ के लेके जाने। सेमीकंडक्टर, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये और मैंने आपको बता ही दिया था कि हर चैप्टर की आपको समरी पढ़ के लेके जानी है, पॉइंट टू पॉइंटर पढ़ने हैं और लास्ट में जो SI यूनिट दे रखी है वो सब पढ़ के लेके जानी है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट टू पॉइंटर पढ़ के लेके जाना है, NCERT की समरी पढ़नी है बस, ठीक है। और साथ ही में आपको जो SI यूनिट दे रखी है हर चैप्टर में, वो अच्छे से खुद से आपको SI यूनिट निकाल के देखनी है, फिर पेपर में शायद आपको ना आए, इसीलिए पहले प्रैक्टिस कर लो। हर चैप्टर जैसे पढ़ रहे हो 4-5 SI यूनिट होती है हर चैप्टर में, इजीली कवर कर सकते हो। ज़रूरी भी नहीं है कि सारे एक ही दिन में करो तो आपको टाइम जो है मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर साथ साथ में करोगे तो ईज़िली आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बिकॉज जो फिज़िक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, इसीलिए मैंने आपको ये हर चैप्टर वाइज बताया कि इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। और साथ ही साथ में केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो भी अगर जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू।